नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्य दीप। जो हमारी श्रृंखला चल रही है वर्तमान में वह है ज्योतिष और उपाय, और इसकी आज प्रस्तुत है 43वीं कड़ी। हमारा आज का विषय है जन्मपत्री मिलान। कैसे करें जन्मपत्री मिलान? क्या केवल गुण मिलान देखना ही पर्याप्त होता है, और क्या इसके अनुसार विवाह चल सकता है? तो देखते हैं। जन्मपत्री ज़्यादातर जैसे जो देखने का प्रचलन है, गुण मिलान देख लिया, मांगलिक दोष का मिलान देख लिया, उतना सा कर लिया और काम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी परेशानियां होती हैं जन्मपत्री में। जो जन्मपत्री देखनी है हमें गुण मिलान के लिए या राशि मिलान के लिए या किसी भी तरीके से आपस में मिलान के लिए कि दाम्पत्य जीवन कैसा चलेगा, क्या परेशानी होगी, क्या नहीं होगी, वह सारी चीज़ें जो देखनी है उसके अनुसार ही हमें जो पूरी जन्मपत्री के अनुसार हमको देखना है, और दोनों जन्मपत्री अलग अलग देखनी है ताकि हमें उसमें पता लग सके कि इसमें जो आर्थिक स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, और जो ऐसा व्यक्ति दोस्ती, दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप चलाने के लिए इच्छुक है या नहीं, क्या स्थिति है उसकी जन्मपत्री में। दोनों जन्मपत्रियों में अलग अलग तौर पर देखना होगा, तभी जाकर जो परिस्थिति बिल्कुल क्लियर होती है। इसलिए इस पाठ को अंत तक देखें तो काफ़ी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी कि कैसे कैसे क्या हमको करना है। तो बढ़ते हैं आगे। यह है पुरुष की जन्मपत्री। 5/4/1982 है जन्मतिथि। मकर लगन है। शुक्र है दूसरे स्थान में कुंभ में। तीसरे स्थान में सूर्य और बुध है मीन में। चौथा 5वां स्थान खाली है। छठे स्थान में राहु है। 7वां स्थान फिर खाली है। और फिर चंद्रमा है जो सिंह राशि में। 8वें स्थान में मंगल और शनि कन्या राशि में। 9वें स्थान में गुरु है 10वें स्थान में तुला में। और 12वें स्थान में केतु है धनु में। और ग्रह स्पष्ट भी देख लेते हैं। लगन है 16 डिग्री, सूर्य 21 डिग्री, चंद्रमा 8 डिग्री, मंगल 15 डिग्री वक्री है, बुध 14 डिग्री, गुरु 14 डिग्री और वक्री है, और शुक्र है 4 डिग्री, शनि 25 डिग्री वक्री है, राहु केतु 24 डिग्री। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, इसलिए हम इनकी वक्री होने या न होने में गणना नहीं करते। अब देख लेते हैं महिला की जन्म कुंडली। और जो मेष लगन है 31/3/1983 है जन्मतिथि। मेष लगन, मंगल और शुक्र है लगन में। दूसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं। तीसरे में राहु। मिथुन में चौथा, 5वां, 6ठा स्थान में कोई ग्रह नहीं। 7वें में चंद्रमा और शनि है जो तुला में। और 8वें स्थान में गुरु है वृश्चिक में। 9वें स्थान में केतु है धनु में। 10वें और 11वें स्थान में कोई ग्रह नहीं। 12वें स्थान में सूर्य और बुध है। ग्रह स्पष्ट देख लेते हैं। लगन 28 डिग्री, सूर्य 16, चंद्रमा 15, मंगल 2, बुध 21, गुरु 17 वक्री है, शुक्र 20 और शनि 9 वक्री है, और राहु 5। जो 1982 और 1983 का जन्म है, तो जो इसमें एक स्थिति स्पष्ट है कि विवाह हो चुका है, और विवाह चलेगा या नहीं चलेगा, चला है या नहीं चला है, यह स्थिति आपके सामने इस जन्मपत्री में क्लियर होनी चाहिए। कुछ स्पष्ट लक्षण हैं, उनका हम विवरण दे देते हैं। फिर आपको यह भी बता दूंगा कि विवाह चला है या नहीं, तलाक हो चुका है या नहीं, या आज की तारीख में क्या परिस्थिति है। देखते हैं जन्म कुंडली के अनुसार। तो जो पहली जन्म कुंडली में लग्नेश भाग्य स्थान में लाभदायक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। शुक्र धन स्थान में, और शुक्र की डिग्री देखते हैं 4 डिग्री है, तब भी चलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। सूर्य और बुध तीसरे स्थान में। सूर्य 21 डिग्री, बुध 14 डिग्री, बुद्धिमान है, कोई बुध पूर्णस्थ अस्त नहीं है। अस्त है लेकिन पूर्णस्थ नहीं है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो यह पुरुष है ये पूरा बुद्धिमान है, कोई बुद्धि में कमी वाली बात नहीं है। फिर छठे स्थान में राहु, कोई तकलीफ नहीं। फिर चंद्रमा है और 8वें स्थान में, और सिंह राशि में।
सिंह राशि में गंडमूल नक्षत्र होता है, देखते हैं है या नहीं। राशि सिंह और नक्षत्र है इसका मघा का तीसरा चरण। मघा का तीसरा चरण गंडमूल नक्षत्र में आता है, परंतु कोई कष्टकारक स्थिति में नहीं है, इसलिए इसका उपाय करें या नहीं करें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अगर गंडमूल नक्षत्र है तो इसमें सावधानी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे चरण हैं। इसका भी पहला और दूसरा चरण बहुत खराब होता है और चौथा चरण में भी कष्ट होता है, परंतु तीसरे चरण में कष्ट नहीं होता, इसलिए इसको चलने देते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि जन्मपत्री में 3 ग्रह वक्री हुए, मंगल, गुरु और शनि। मैंने जो जन्मपत्री का विश्लेषण करते समय कई बार बताया है कि जन्मपत्री में अगर 3 ग्रह वक्री हों तो ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन नहीं चलता, दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप नहीं चलेगी। ऐसे व्यक्ति का मतभेद बहुत जल्दी हो जाता है दूसरों के साथ। वह अपने सिस्टम से सब कुछ चलाना चाहता है, क्योंकि उसके 3 ग्रह वक्री चल रहे हैं तो उसके बहुत सारी परिस्थितियां उल्टी चलती हैं। बुद्धि खराब नहीं है, बुध 14 डिग्री है, पूर्ण बुद्धिमान है, कोई कमी वाली बात नहीं है, परंतु भाग्य में लिखा है कि उसकी दोस्ती, दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप में परेशानी रहेगी, इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत होती है। जन्म कुंडली मिलान के समय यह चीज़ जरूर देखनी चाहिए, और इस व्यक्ति ने नहीं देखा, कोई उपाय नहीं किया और उसका परिणाम भुगतना पड़ा। कोई उसमें राहत नहीं मिलती बाद में भी अगर पता लग जाए तो उपाय कर सकते हैं, कुछ राहत होती है, फायदा हो सकता है, परंतु जब उपाय किया ही नहीं तो जो परिणाम तो भोगना पड़ेगा, कोई उसमें शंका वाली बात नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या परिस्थितियां हैं महिला की कुंडली में, और स्थिति इसमें देख लेते हैं। 10वें स्थान में गुरु जहां बैठता है वहां हानि करता है, तो आप यह समझ लें कि इस ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय में बहुत लाभ नहीं मिलता। जहां उसकी दृष्टि है वहां फायदा करता है गुरु ग्रह, परंतु अगर 10वें स्थान में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद मिलेगा अपने काम में, क्योंकि वह जो भी काम करेगा अच्छा काम करेगा, परोपकार का काम करेगा, परंतु धन कमाने का ज़्यादा काम नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति को आर्थिक तंगी रहने की संभावना होती है। हालांकि इसमें कोई भी वैसा योग नहीं है कि यह धन का अपव्यय करता है, परंतु पहली बात 3 ग्रह वक्री, दूसरी बात जो गुरु 10वें स्थान में, व्यवसाय में हानि, परेशानी। इसका जो देख लेते हैं अब 7वें स्थान और सप्तमेश। 7वें स्थान जो के दोनों तरफ पाप ग्रह नहीं है, राहु है और एक तरफ चंद्रमा है। चंद्रमा पाप ग्रह में नहीं आता है, और अगर सूर्य से दूर है तो पाप ग्रह में नहीं आता, इसलिए यह पाप कर्तरी योग नहीं हुआ। और चंद्रमा पर कोई प्रभाव, शुक्र आमने सामने, शुक्र और चंद्र, और कोई दूसरी दृष्टि केवल राहु की दृष्टि है, तो उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसा आदमी बहुत इमोशनल है, भावुक है, बातों में आ जाता है और कमिटमेंट करता है, जो और कमिटमेंट गलत भी हो जाती है, भुगतना पड़ता है। शुक्र चंद्र जिनका साथ हो या शुक्र चंद्र आमने सामने हो जन्म कुंडली में, जिस राशि में मर्जी हो, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत कल्पनाशील होता है, बहुत इमोशनल होता है, बहुत भावुक होता है। तो छोटी छोटी बातों पर वह अपनी कमिटमेंट कर लेता है और बंधन में फंस जाता है, और अक्सर ऐसे लोग प्यार के बंधन में भी फंसते हैं। और इसके साथ में भी वही हुआ, इसकी लव मैरिज हुई, लड़की की मर्जी से लव मैरिज हुई, कोई अपना इसका बहुत इनिशिएटिव नहीं था, लेकिन जो हुआ तो हुआ। अब देखते हैं आगे महिला की जन्म कुंडली। जो जन्म तिथि जैसा कि बताया 31/3/1983, और मेष लगन, लगन में मंगल सबग्रही और साथ में शुक्र है। उसके जो और कोई ग्रह वैसा नहीं। अच्छा आगे देखते हैं, राहु है 3रे स्थान में, चंद्रमा और शनि 7वें स्थान में, गुरु हो गया, केतु इधर, सूर्य और बुध। सूर्य और बुध देखते हैं, सूर्य 16 डिग्री, बुध 21 डिग्री, 5 डिग्री का अंतर है, पूर्णस्थ नहीं है, इसलिए बुद्धि की खराबी नहीं कही जा सकती, तो कोई वैसा अंतर वाली स्थिति नहीं है। और राशि है तुला और नक्षत्र है स्वाति, स्वाति का 3रा चरण। अब जो स्वाति का 3रा चरण है और
तो अब इनका जो गणमूल नक्षत्र में नहीं आता, इसलिए कोई वैसी चिंता वाली बात नहीं है। केवल जन्मपत्री मिलान की स्थिति से देख लेते हैं। गुण मिलान जो कहते हैं मघा 3 और स्वाति 3, इन नक्षत्रों के गुण मिलान में हमें अंक मिलते हैं 12.5, 36 में से 12.5, तो योग कारक नहीं है। 18 से कम गुण मिलान हो तो सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर जन्मपत्री मिलान है तो शादी चल जाएगी, परंतु अगर जन्मपत्री में भी तकलीफ होगी तो शादी नहीं चलेगी। गुण मिलान कम है, सावधानी की ज़्यादा आवश्यकता है। मांगलिक मिलान भी देख लेते हैं। लड़के का मंगल है भाग्यस्थान में और लड़की का मंगल है लगन में, इसलिए मांगलिक मिलान भी नहीं है। इसमें मांगलिक दोष नहीं है। दूसरी जन्मपत्री में मांगलिक दोष है तो मांगलिक मिलान नहीं हुआ। 12.5 गुण मिलान तो बहुत कम है। मांगलिक दोष वह भी कष्टकारक हुआ। तो जो शादी नहीं चलने के लक्षण यहाँ से भी हमें नजर आते हैं कि कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, लेकिन परेशानी बहुत बड़ी नहीं होती। परेशानी देखते हैं आगे जन्मपत्री में कि क्या परेशानी है। इसमें 7वें स्थान और 7वें स्थान का कारक ग्रह देखते हैं। शुक्र तो हमने पहली कुंडली में भी देखा था, तो ठीक है, कोई इसमें तकलीफ नहीं है। यहाँ पर जो 7वें स्थान का स्वामी शुक्र है और शुक्र लगन में है मंगल के साथ में, और सप्तमेश अगर लगन में हो तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है, परंतु उसका कोई वैसा दूसरा कारण नहीं दिखाई देता। उस पर केतु की दृष्टि जरूर है, तो कोई और परेशानी नहीं है। और 7वें स्थान में चंद्रमा और शनि, और हाँ, चंद्रमा और शनि, और उस पर राहु की दृष्टि, यह विशेष विचारणीय योग है। बहुत कष्टकारक योग है। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य ऐसी महिला का हमेशा खराब रहेगा, कोई भी बचाने वाला नहीं है, कोई दवाई काम नहीं करेगी। यह तंत्र बाधा का योग है। थोड़ा सा कहीं से भी टोने टोटके के ऊपर से गुजरी, पेट का बंधन हो गया, और पेट का बंधन होने के बाद में भूख लगनी खत्म, पानी पीने की इच्छा नहीं, दूध पीने की इच्छा नहीं, खाना खाने की इच्छा नहीं। ऐसी महिला का खाना पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता है। और जब खाना नहीं खाएगी तो शरीर में खून की कमी होगी, खून नहीं बनेगा, और खून की कमी होगी तो आलस्य होगा, सारी की सारी चीज़ें परेशानी में होंगी, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, धीरे धीरे चल के हड्डियों में तकलीफ होगी। ये योग क्या देता है? सिर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, गायनी की परेशानियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ। जब भी पेट का कोई अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा तो सिस्ट आएगी और बहुत सी ऐसी परेशानियाँ आएंगी। क्यों? क्योंकि खान पान पर अपना नियंत्रण नहीं है, खान पान नहीं है, फास्ट फूड है, खा लेगी। जो अपना घर का बनाया हुआ खाना है तो ऐसे इंसान को बहुत आलस्य होता है। वैसे भी लगन में है तो जो स्वभाव से भी ऐसा इंसान आलसी ही होता है। और देखते हैं कि और क्या परिस्थिति है। अब जो हमने ये 7वां स्थान देख लिया, पापकर्तृ योग में नहीं है, लेकिन वहाँ पर शनि और चंद्र है, ये बहुत खराब योग है। और उसके बाद में जो सप्तमेश भी पापकर्तृ योग में नहीं है। अब 7वें स्थान का कारक महिला के लिए गुरु ग्रह, वह शनि और केतु के बीच में है, इसलिए यहाँ पर भी हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। पहला उपाय तो स्वास्थ्य के लिए शनि विष योग निवारण लॉकेट है हमारे पास में, उसको स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जब मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य ठीक करने पड़ेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होगा। चंद्रमा और शनि निराशा देता है, नींद में कमी करता है, जागती रहेगी, रात को नींद नहीं आएगी। 12वें स्थान में सूर्य है, 6ठे या 12वें में कोई भी पाप ग्रह होता है तो ऐसे में भी व्यक्ति को नींद नहीं आती, बहुत देरी से आती है, तो ये परेशानी हुई। फिर कारक जो क्या हुआ, शनि और केतु के बीच में, पाप ग्रहों के बीच में, पापकर्तृ योग में हो गया तो तकलीफ हुई। और अब देख लेते हैं कि 12.5 गुण मिलान और मांगलिक दोष, ये दोनों चीज़ें को जानते हुए भी इस लड़की ने विवाह किया अपनी मर्जी से, और करना पड़ा। हालांकि जो बहुत कुछ दोनों परिवारों में बहुत असमानता थी, तभी विवाह करना पड़ा, किया, और बाद में विवाह नहीं चला क्योंकि लड़के के 3 ग्रह वक्री हैं। वह चाहते हुए भी जो विवाह को नहीं रोक सकता, और लड़की का जो वो मानसिक संतुलन
वह खराब हुआ। जब चंद्रमा पर राहु का प्रभाव है, शनि उसके साथ में है, तो हार्मोन्स डिस्टर्ब होने का योग है। ऐसी जो लड़की जब भी उसका मन करेगा लड़ाई करने का, इतनी लड़ाई करेगी कि सब कुछ भूल जाएगी, किसको क्या कहना है या उससे बाद में कोई रिलेशन रखना है या नहीं रखना है, उसको कोई परवाह नहीं होती। जो मन में आया सो बोल दिया और बाद में ये कह दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ याद नहीं है, यह बराबर होता है, हकीकत में है। तो सारी परिस्थितियां देखते हुए जब विवाह के बाद में जब क्लेश होने लगा तो क्लेश बराबर होता रहा और परेशानी होती रही और सारी बात में लड़की की बात मानी जाती रही, चलती रही, परंतु जो परिणाम लाभदायक नहीं था क्योंकि जन्मपत्रियां नहीं मिलती, तो इनको अलग होना पड़ा और अलग होने के बाद में भी शांति नहीं रही, अशांति ही अशांति। और आज की जो स्थिति है, तलाक हो चुका है, तो वो कोई परेशानी वाली बात वैसी नहीं है, परंतु तब भी उसके बाद भी परेशानी ही परेशानी रहती है ऐसे इंसानों के जीवन में। तो अब बात यह है कि अगली बार अगर शादी करनी है तो उससे पहले जो जन्मपत्री में दोष हैं उसके उपाय कर लेने जरूरी हैं। तो इस जन्मपत्री में जो दोष देखा हमने, 3 ग्रह वक्री हैं, इसके लिए पूर्णिमा के दिन बरगद की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा करनी है। पूरी विधि कई बार बता चुका हूँ, आप मेरा पिछला कोई भी एपिसोड देख लें, उसमें आपको बताया हुआ है। और इसमें जो स्वास्थ्य ठीक करना है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, जब मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, लड़ाई करने की इच्छा होगी, आलस्य रहेगा, शरीर में खून नहीं होगा, ताकत नहीं होगी, तो सारी की सारी परेशानियां होंगी ही। और चंद्रमा मन का कारक है, भाग्य का कारक है, शनि के साथ में होगा महिला की जन्मपत्री में, तो बहुत परेशानी देगा। राहु की दृष्टि भी विचलित करती है, तरह तरह के जो विचार देती है मन में। अगर ऐसे इंसान को मंत्र पाठ करने के लिए कहा जाए कि आप ये मंत्र पाठ रोज करो, वह भी उसके लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अगर माला से गिनती करनी है तो ध्यान कहीं पर और है। जबान पर मंत्र होगा लेकिन ध्यान कहीं और होगा, ध्यान से करना होता है। प्रभाव तभी होता है जब जो आदमी काम करे उसमें वह रमा रहे, मन लगा रहे। मंत्र पाठ करना है तो मन मंत्र में ही होना चाहिए, तभी उसका फायदा होता है। मन कहीं और है और जो मुंह से आदमी राम 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 किया जा रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए स्वास्थ्य मानसिक और शारीरिक दोनों ठीक करना है, वह जरूरी है। और उसके अलावा इसमें भी जो गुरु ग्रह, क्योंकि पापकर्तृ योग में है, केतु के लिए गणेश भगवान की पूजा और शनि के लिए शनि ग्रह का दान, क्योंकि यह लगन और लग्नेश के विपरीत ग्रह है, अकारक ग्रह है, उसके लिए लाभदायक नहीं है। इसलिए जो शनि ग्रह का दान दक्षिणा और केतु के लिए ओम गंग गणपति नमः, गणेश जी का मंत्र पाठ या केतु ग्रह का मंत्र पाठ, और यहाँ पर अष्टम स्थान को बल देने के लिए जो इसमें भी बरगद की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा लाभदायक रहेगी। तो जो इस तरीके से हम देखेंगे कि अगर समय पर उपाय कर लिया जाए, यही उपाय अगर पहली बार शादी करने से पहले कर लिया जाता तो शादी चलने की पूरी संभावनाएं थी और जो शादी नहीं टूटती। सोच समझकर इंसान शादी करता, जो ऐसा नहीं होता कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अगर भाग्य में लिखा है गड्ढे में गिरना, तो आदमी को पता हो कि सामने गड्ढा है तो उसके एक साइड से निकला जा सकता है। जरूरी नहीं था कि इसी लड़की से शादी करना है, इस लड़के को किसी दूसरी से कर सकता था, हो सकता है वह ज़्यादा एडजस्ट कर लेती, इस तरीके का योग नहीं होता। या इस लड़की को इस लड़के से शादी भी जरूरी नहीं थी, क्योंकि दोनों का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग अलग है और वह जरूरी नहीं था कि इस लड़की की शादी ऐसे व्यक्ति से हो जिसके 3 ग्रह वक्री हों। 3 ग्रह या 4 ग्रह वक्री होंगे तो नेगेटिविटी रहेगी ही, परेशानी होगी ही दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में, और कोई भी काम करेगा उसमें भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अगर समय से उपाय कर लिया जाए तो निश्चित लाभ मिलता है, और नहीं किया जाए तो परेशानी होती ही है।
तो तब तो वही होगा जो भाग्य में लिखा है, और उसको बदलना है तो आप बदल सकते हैं। ज्योतिष का यही फ़ायदा है, नियमों का यही फ़ायदा है, उपायों का यही फ़ायदा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको विश्लेषण पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कुछ आपको जानना है तो कमेंट भी करें, और किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।